नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2021 एग्जाम के लिए जो कि 28 नवंबर को यह परीक्षा आयोजित होने वाला है, तो यह प्राथमिक स्तर के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 8वां आज हम लोग हल करने वाले हैं। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधि का भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है, तो उसे भी आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यदि आप UPPSC या फिर UPSSC एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि किस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करना है, फिर उसी से रिलेटेड आपको जो है सामने वीडियो देखने को मिलेगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप जो है अपना जो है ऑनलाइन क्लास जो है यहाँ पे ले सकते हैं और अपना जो भी डाउट है आप क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। UPPSC प्रीलिम्स GS पेपर फर्स्ट के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं UPPSC मेंस ऑप्शनल का, ये आपका फरवरी 2021 से ही शुरू हो गया है, तो आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है प्रगति कंप्लीट बैच फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट RO एग्जाम के लिए, इसे आप 8 नवंबर से बैच शुरू हो गया है, तो इसे भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लक्ष्य UPPSC 2022, इसमें आपको 1 साल में प्रीलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका भी लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और भी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का, तो इसे भी आप जो है देख लीजिए। और ये रेफरल कोड हमारे यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो है अनअकैडमी का सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी जो चल रहा है वो आपको जो है मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है अभी अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से करिए और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो आपके सामने 4 विकल्प है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा C ऑप्शन, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है यह चौराबाड़ी ग्लेशियर। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। C विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुपरनोवा क्या है, तो यहाँ पे जो सही होगा D ऑप्शन, एक मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को यह प्राप्त होता है, और सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है, तो D ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि माउंट टिटलिस स्थित है, तो यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। C विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। माउंट टिटलिस ये स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से निर्मित पर्वत है। और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में है रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पे यदि पूछा है संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, तो ये भी जो है याद रखिएगा आप लोग। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो आप सबको पता होगा रूस जो कि पूर्व सोवियत संघ कहलाता था, रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। यदि पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तब हो जाएगा आपका USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। तो दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो यहाँ पे B ऑप्शन से होगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान यह एकल नागरिकता प्रदान करता है, और भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। और अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता ये भारतीय संविधान के भाग 2 में है, और यदि अनुच्छेद पूछा जाए तो 5 से लेकर के 11 तक जो है नागरिकता का वर्णन है। और भाग याद रखिएगा भाग 2 में है,
और आर्टिकल पूछा जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, उपराष्ट्रपति की। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है और आर्टिकल 66 यानी कि अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राधा कृष्ण माथुर यानी कि आर के माथुर को लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। और ये जो है पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे राधा कृष्ण माथुर। तो आपको पता होगा अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में 8 हो गई है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और दमन दीव और दादर नगर हवेली को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और राज्यों की संख्या भारत में 28 है। तो यहाँ पे लद्दाख का पूछा गया है, उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? राधा कृष्ण माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ये निर्वाचन आयोग में ही निहित है। तो आर्टिकल पूछा जाए निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 से। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। यह समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, जबकि एलियम सिंधवी समिति हो गया, सादिक अली समिति और अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। बलवंत राय मेहता भी जो है किससे संबंधित हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित हैं। ये पूछा जाता है बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, अवतल लेंस प्रयुक्त करके। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति वह निकट की यानी कि पास की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो आपको ये कई बार बताया भी जा चुका है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है और इसी प्रोटीन के कारण दूध जो है सफ़ेद रंग का होता है और दही का निर्माण वह लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा धीमा हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शीत भंडार यानी कि कोल्ड स्टोरेज में फलों तथा साग सब्जियों की अपघटन क्रिया वह धीमी हो जाती है, अतः इनका उपयोग कई दिनों तक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो सी विकल्प से होगा, आयोडीन की कमी के कारण। और अगला जो प्रश्न है, मलेरिया के रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त कुनैन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त किया जाता है सिनकोना के पौधे की छाल से। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है? तो यहाँ पे जो सही होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी के लिए। अति नगरीकरण और औद्योगिकरण संतुलित विकास हो गया, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण इन तीनों के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। और अगला जो प्रश्न है, जैव विविधता के नाश का कारण है? तो कारण में आपका सभी आ जाएगा, यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासों का विनाश यानी कि ह्रास, और प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, वन क्षेत्र या वनों की सघनता कम होना, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी, ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन से हुआ उपर्युक्त सभी। अगला जो प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता एवं समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया है। और 22 मार्च को आपको पता होगा कि जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 5 जून आपको पता होगा पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जनसंख्या दिवस याद रखिएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, झूम कृषि। नागालैंड के पर्वत ये बंजर होने के कारण में देखा जाए मुख्य तो वह स्थानीय जातियों द्वारा व्यापक पैमाने पर की जाने वाली झूम कृषि है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बी विकल्प सही होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में वर्ष 1936 में उत्तराखंड में पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जिसका नाम हैली नेशनल पार्क था, और इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था इसका हैली नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात के कच्छ में है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह भारत के सबसे बड़े वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक है। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो इसमें डी विकल्प से होगा, उपर्युक्त सभी। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, वह जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो इसमें डी ऑप्शन से होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं डेसिबल का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो इसमें जो सही होगा डी ऑप्शन, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, जो कि लौह इसका आवश्यक घटक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पादप से प्राप्त किया जाता है? तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हींग। हींग जो है यह जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह है अम्बेलिफेरी, ये कुल से संबंधित है। और फेरुला एसाफोटिडा और फेरुला फोटिडा, ये फेरुला रूबिक्रॉलिस आदि के राइजोम यानी कि एक प्रकार के रूपांतरित तना कह सकते हैं, उसे जो है जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर हींग प्राप्त की जाती है। और अम्बेलिफेरी को ही एपीएसी कुल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ पादप से प्राप्त किया जाता है, तो वह है हींग। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किस से बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज से। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, दिसंबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की रियल टाइम निगरानी रखने हेतु विकसित किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो इसका नाम है कोविन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में लालंदर यानी कि सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, अफगानिस्तान। 9 फरवरी 2021 को भारत ने अफगानिस्तान में लालंदर यानी कि सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था।
अगला प्रश्न है, कौन सा क्रिकेटर मुलग मेडल पाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बना है? तो इनका नाम है अजिंक्य रहाणे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगस्त 2020 में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया, यानी कि इनको पदभार ग्रहण इन्होंने किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पर्यावरण अध्ययन का 8वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अकेडमी पर जो है विजय व मेंस आंसर राइटिंग का जो है कोर्स शुरू कर दिया गया है, और ये जीएस पेपर फर्स्ट के लिए, और ये 10 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं।